अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड मज़े से अपनी तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एस टी एस डी एन एस के बी एस एन का जो पास पेपर है 2024 का, उसके बारे में, जो कि एस टी डी एन एस के डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची के अंडर जितने भी सिंध के ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, या जो सिविल हॉस्पिटल्स में गर्ल्स के नर्सिंग कॉलेजेस हैं, वो सारे जो भी डायरेक्टरेट डी एन एस के अंडर आता है, उन सब का जो टेस्ट है वो सीबा टेस्टिंग सर्विस जो है वो एक साथ पूरे सिंध में लेती है। तो उसका लास्ट ईयर का जो पेपर कंडक्ट किया था आईबीए ने मई के मंथ में, उसका आज हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन भी करेंगे और मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। एंड इसके साथ साथ हम देखेंगे कि आखिर पेपर आता कहाँ से है और हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए ताकि इस पेपर में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर है वो कर सकें। तो मेरा नाम है उस्मान अली, मैंने लास्ट ईयर पेपर दिया था और मैंने इस टेस्ट में 94 स्कोर किया है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑनवर्ड्स होंगे, जैसे पहले इंग्लिश का पोर्शन होगा, फिर बायो, फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री, इस तरह से ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन वाइज आता जाएगा। पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, आप उसका खुद से आंसर देना ताकि आपको अपना आइडिया भी होता जाए कि आपका किस तरह से आपकी तैयारी है। और अपने जो टोटल स्कोर है अगर आप काउंट करते जाएँ, फिर मेरा आंसर देखें, पहले खुद से आंसर दें और जो भी आपका टोटल स्कोर हो वो लास्ट में मुझे कमेंट करके आपने बताना है। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा कि आपका कितना स्कोर आया, और सही-सही बताइएगा, लंबी-लंबी नहीं छोड़ दीजिएगा अब यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ द फैमिली। पूछ रहा है कि प्लूरल का बताना है फैमिली का प्लूरल क्या है? तो इसमें जो है आपको स्पेलिंग देखनी होगी। देखिए वर्ड सारे फैमिलीज़ फैमिलीज़ लिखा हुआ है पढ़ने में, लेकिन इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो बतानी है। तो ये कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, करेक्ट जो है वो ईज़ी क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है बी इज़ द करेक्ट आंसर, फैमिलीज़। जो भी अच्छा, इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि जिस भी वर्ड आई वाई के साथ खत्म होगा, उसका जो लास्ट में है हम लोग आई ई एस का इजाफा करते हैं जब प्लूरल बनाते हैं। तो इसका एक रूल होता है, तो रूल के ऊपर मैंने टेस्ट पूरी सीरीज बनाई है, उसमें आपको इसके सारे रूल टेस्ट कर लेंगे, तो आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चूज़ द सिंगुलर ऑफ सिटीज़। सिटीज़ का सिंगुलर फाइंड करना है, जैसे पिछला प्लूरल फाइंड करना था, इसका आपने सिंगुलर फाइंड करना है। तो सिटीज़ का आईईएस है, तो जैसे मैंने बताया कि वाई होता है, तो आईईएस का इज़ाफ़ा हुआ है, तो यानी लास्ट में हमने वाई फाइंड करना है। तो वाई किसका है? तो इसके अंदर वाई है, तो करेक्ट आंसर है ए। बाकी इसके अंदर ईएस है, आईई है, वाईएस है, तो ये सारे नहीं होंगे करेक्ट आंसर। ये इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ही विल गो टू कराची। तो पूछ रहा है ही विल गो टू कराची, आगे डैश है, डैश में बताना है क्या आएगा। इन द समर होगा सही, या द समर होगा, ऑफ समर होगा, या बाय समर होगा। ही विल गो टू द गो टू कराची इन समर। इन समर, देखें लास्ट में अगर द समर, ऑफ समर या बाय समर लगाएंगे तो वो हमें सेंस ही नहीं सही जुमले की देगा। तो करेक्ट आंसर है ए, इन द समर। ठीक है, इन समर आएगा लेकिन द नहीं है इसके अंदर, ऐसे ही था कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट का प्लूरल फाइंड करना है। जो भी वर्ड टी एन टी से खत्म होता है, तो उसके लास्ट में हम जस्ट एस का इजाफा करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हमने इसमें से फाइंड करना है, एक एस इसमें है, एक इसमें है और एस इसमें है। लेकिन देखें इनमें स्पेलिंग्स का मसला होगा, जिस सारों में ना स्पेलिंग का मसला होगा। सही स्पेलिंग जो है वो हमारे पास है ए वाले की। जी, ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखें इसमें एन ई है, यहाँ पे ई नहीं आएगा, ठीक है? तो ये वाला ई जो है वो गलत है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। चूज़ द सिंगुलर ऑफ पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स का सिंगुलर बताना है। पैराग्राफ्स एस है, तो इसका सिंगुलर बताना है पैराग्राफ। ई नहीं आएगा लास्ट में, एस नहीं आएगा, ई एस नहीं आएगा। तो देखें अब सिंगुलर फाइंड करना है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। पैराग्राफ का सिंगुलर जो होता है वो पैराग्राफ्स होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं हो रही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ समरी। प्लूरल फाइंड करना है समरी का। तो देखिए समरी वाई के साथ खत्म हो रहा है, तो हमें इसका प्लूरल कैसे फाइंड करेंगे? एस होगा या आई एस होगा या वाई एस होगा या आई। तो करेक्ट आंसर है ई इज द करेक्ट आंसर। इसका रूल मैं बता चुका हूँ कि वाई के साथ जो भी चीज खत्म होगी उसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आई ई एस के साथ बनेगा, ठीक है? आई ई एस।
तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चूज़ द सिंगुलर ऑफ फोटोज़, फोटोज़ की सिंगुलर फाइंड करनी है, ठीक है? ए है फोटो, फोटो फोट फोटोज़, फोटीज़ ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर है इसका जो वो है हमारे पास फोटोज़, ये वाला सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, सी इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि देखो एस सिर्फ लगेगा, सॉरी सिंगुलर फाइंड करना है ना? अच्छा फिर इसका करेक्ट आंसर ए होगा, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है ए फोटो, क्योंकि फोटोज़ है वो पहले से है तो इसका सिंगुलर जो होगा वो फोटो होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देयर इज़ अ हॉस्पिटल डैश माय स्ट्रीट। पूछ रहा है कि एक हॉस्पिटल है हमारे इर्द-गिर्द, इसके मीनिंग आप बना सकते हैं खुद से। तो ऑन, एट या इन या बाय। तो करेक्ट आंसर इसका बताएँ कि क्या आएगा डैश के अंदर। देयर इज़ अ हॉस्पिटल एट माय स्ट्रीट, सॉरी एट नहीं आएगा, एट माय स्ट्रीट नहीं, एट ही आएगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर, एट माय स्ट्रीट, कि हमारी गली के अंदर एक हॉस्पिटल है। जगह है मतलब स्ट्रीट जो है वो एक जगह के लिए है तो एट प्रीपोज़िशन आएगा। ये प्रीपोज़िशन से क्वेश्चन, ठीक है? प्रीपोज़िशन से एट माय स्ट्रीट कहाँ नहीं आएगा। तो आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अपना जो अकेडमी का एक पेड ग्रुप भी चला रहा हूँ, जिसकी फ़ीस जो है वो जस्ट ₹1000 है। ₹1000 में मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ, जिसमें हम 4 एनकेट स्टाइल बुक देता हूँ मैं अपनी अकेडमी की, सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड पास्ट पेपर्स देता हूँ और जो कि अभी मैंने टेस्ट की सूरत में भी दिए हैं। यानी आप ऑनलाइन टेस्ट देते जाएँगे, वैसे-वैसे पास्ट पेपर आते जाएँगे। चैप्टर वाइज़ एंड फुल मॉक टेस्ट हैं। चैप्टर वाइज़ टेस्ट ऑलरेडी जैसे ही आप एनरोल करेंगे, आपको पूरे चैप्टर वाइज़ टेस्ट मिल जाएँगे। उसके साथ मॉक टेस्ट जो है वो आपको लास्ट में आपका कॉम्पिटिशन करवा के आपसे मॉक टेस्ट लिया जाएगा। 24/7 पर्सनल सपोर्ट है और ये सारा कुछ होगा। तो इसकी फ़ीस जो है वो जस्ट ₹1000 है। अगर आप ऐसे बंदे हैं कि जो बंदा कहता है कि यार मटीरियल मुझे मिल जाए फिर मैं स्टडी प्रॉपर कर सकता हूँ। तो इसमें ये होगा कि आपको प्रॉपर एक मटीरियल मैं दे दूँगा, देन बस आपका काम ये होगा कि आपने उसको स्टडी करना है। तो ₹1000 मैंने कोई फ़ीस भी इसकी ज़्यादा नहीं रखी है, तो आप इसको जॉइन कर सकते हैं। अगर जॉइन करने का मूड बने तो ये स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है, इस पे आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप, तो मैं आपको इसकी डिटेल्स मज़ीद दे सकता हूँ, ठीक है? तो ये इस तरह से ये इंस्टीट्यूशन पैनल है जिसमें मैं आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करूँगा, तो इस तरह से आपको सारे ये टेस्ट बने पड़े हैं, तो जैसे ही आप एनरोल करेंगे ये सारे टेस्ट जो हैं वो एनकेट स्टाइल के ऊपर बने हैं, ये एमडीकेट के ऊपर नहीं बने हुए हैं। वैसे आपको मटेरियल मिलेगा लेकिन एमडीकेट का होगा, एनकेट का मटेरियल आपको मार्केट से इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा और क्वालिटी वाला नहीं मिलेगा, ठीक है? आगे चलते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द ट्रेन इज़ ऑन द स्टेशन, बाय द स्टेशन, एट द स्टेशन या ऑफ द स्टेशन। तो करेक्ट आंसर इसका बताना है द ट्रेन इज़ एट द स्टेशन। बाय द स्टेशन नहीं होगा, ये आपने प्रीपोज़िशन पढ़े होंगे, रूल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? ट्रेन इज़ एट द स्टेशन। तो आप लोगों ने मुझे अपने करेक्ट आंसर जितने भी आपका हो रहा है, वो आपने मुझे बताने हैं कमेंट करके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आई सी दैट बुक्स आर डैश शेल्फ, मतलब हम इसका मीनिंग आप खुद से बनाएं, वो मीनिंग हर बंदे की अपनी होती है। ये है इन द शेल्फ, ऑन द शेल्फ, एट द शेल्फ या बाय द शेल्फ। तो करेक्ट आंसर इसका जल्दी जल्दी मुझे बताएं कि क्या होगा। तो आई सी दैट बुक्स आर आर ऑन द शेल्फ, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑन द शेल्फ, ठीक है? ये शेल्फ के ऊपर बुक्स पड़ी हुई हैं, ऑन द शेल्फ, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देयर होम इज डैश द स्कूल, नियर द स्कूल, अवे द स्कूल, फॉर द स्कूल या बिसाइड द स्कूल। तो करेक्ट आंसर इसका बताएं जल्दी जल्दी। तो करेक्ट आंसर है इसका नियर द स्कूल, नियर द स्कूल, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ही वैक्स अप ही वैक्स अप डैश 7 o'clock, ये उठता है कब? 7 बजे उठता है, कब तो नहीं है। ऑन ऑन 7 o'clock, इन 7 o'clock, द 7 o'clock या बाय 7 o'clock। तो करेक्ट आंसर है एट, सी इज द करेक्ट आंसर, एट द 7 o'clock, एट एट द 7 o'clock। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मरी इज अबाउट 7000 फीट डैश सी लेवल, अबव द सी लेवल, ऑन द सी लेवल, एट द सी लेवल, बाय द सी लेवल, ठीक है? तो करेक्ट आंसर है अबव द सी लेवल, मतलब जो मरी है वो 7000 फीट ऊंचा है समुद्र के लेवल से, ठीक है? तो देखें इसमें प्री पोजीशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं और सिंगुलर प्लूरल के क्वेश्चन आए हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर के क्वेश्चन हैं, ठीक है?
3 ये कैटेगरीज़ के क्वेश्चन ज़्यादा मुझे नज़र आए। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टीचर इज़ इन द क्लास, ऑन द क्लास, बाय द क्लास या एट द क्लास। तो करेक्ट आंसर है इन द क्लास। टीचर जो है वो क्लास के अंदर है, तो इन द क्लास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, चूज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ अपॉर्च्युनिटी। अपॉर्च्युनिटी का करेक्ट जो है वो प्लूरल फाइंड करना है। वाई आ गया है लास्ट में, तो क्या फाइंड करना है? आईईएस का इज़ाफ़ा। तो इसका जो कुछ आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँ। मैंने फ़ॉर्मूला भी बता दिया है, वाई है तो आईईएस, चलो ये मैं क्लियर करके लिख देता हूँ, आईईएस। हाँ, तो इसका जो है वो आप लोग मुझे कमेंट करें खुद से आंसर कि इसका 15 का आंसर क्या होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, चूज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ नाइफ। नाइफ का प्लूरल क्या होगा? देखिए जिस भी वर्ड के वाइफ, नाइफ ऐसे वर्ड जो होते हैं, आईएफ मतलब इनके लास्ट में आईएफई आ जाता है, तो इनको जो वाइंड अप किया जाता है जब प्लूरल में, तो इनको किया जाता है आईवीईएस, यानी वाइफ होगा तो वाइव्स होगा, वाइव्स, वाइव्स, WIVES, वाइव्स। अभी ये नाइफ है तो नाइव्स, नाइव्स, ठीक है, वी की आवाज आएगी, तो बी इज द करेक्ट आंसर, नाइव्स। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ही हैजंट कॉल्ड मी, ही हैजंट कॉल्ड मी डैश लास्ट वीक, फॉर लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक, बाय लास्ट वीक या ड्यूरिंग लास्ट वीक। तो करेक्ट आंसर इसका जल्दी जल्दी बताएं। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है आपका, ही इज द करेक्ट आंसर, सिंस लास्ट वीक। ही हैजंट कॉल्ड मी सिंस लास्ट वीक। लास्ट वीक है, इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं आपको बताया है कि कब से, 2 दिन से, 3 दिन से नहीं, लास्ट वीक, लास्ट वीक में 1 दिन भी हो सकता है, पूरा हफ्ता भी हो सकता है, समझ नहीं आता है, तो सिंस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अच्छा ये जो है ये आपका आया है सवाल टेंसेस से। टेंसेस का जो लास्ट वाला टेंस होता है, वैसे चौथा टेंस जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द शूज आर पॉलिश्ड ब्राइटली, स्लोली, लाउडली या क्वाइटली। तो जो शूज पॉलिश होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? अगर अच्छे बंदे ने किए हों तो ब्राइटली होते हैं, ब्राइट, साफ सुथरे, चमकदार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। दिस इज द डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड, दिस इज द टालेस्ट माउंटेन, दिस इज द टालेस्ट माउंटेन। ठीक है, टाल नहीं होगा, दिस इज द टाल माउंटेन, तो ये कंपैरेटिव डिग्री जो होती है ना, एडजेक्टिव्स, ये जो क्वेश्चन है वो है आपका एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव्स की से पहले अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो ये हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो इसका करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 20 की तरफ, 20 की तरफ। दिस इज द डैश मूवी आई हैव एवर सीन। ठीक है, तो इसमें देखें ये भी आपका कंपैरेटिव डिग्री जो होते हैं ना एडजेक्टिव के, उसी में से ये भी क्वेश्चन है। तो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी, मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी आई हैव एवर एवर सीन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा जी, यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे हमारी प्यारी सी बायोलॉजी से। ये सबकी प्यारी होती है, मेरी तो बहुत प्यारी थी, आपकी पता नहीं। तो अभी हमारे बायोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स एंड मसल। क्या दिल में आपको हड्डियां मिलती हैं? अगर हड्डियों से दिल बना होता तो इतनी आसानी से नहीं टूटता। ठीक है, तो ये कुछ आंसर मुझे कुछ गलत लग रहा है। कार्डिक मसल, अच्छा जी इसको मैं रख सकता हूँ। लंग्स एंड आर्टरी, लंग्स तो एक अलग से ऑर्गेन होता है भाई, इससे हार्ट नहीं बना होता है। कार्टिलेज एंड वीन, कार्टिलेज भी नहीं होता है, वीन्स होते हैं लेकिन वो भी बाहर होते हैं, तो अंदर, दिल के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इसका ही इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि कार्डिक जो वर्ड है ये यूज होता है आपके हार्ट के लिए। कभी भी कार्डिक का वर्ड आएगा तो समझ जाना कि ये दिल के रिलेटेड बात हो रही है, तो ये साइंटिफिक नेम है। तो वैसे भी आपको पता होगा कि कार्डिक मसल से दिल बना होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये क्वेश्चन जो है ये खानदानी, जद्दी, पुश्ती और हर टेस्ट की जान, हर टेस्ट का आन, हर टेस्ट की मान, जो क्वेश्चन होता है ये वो वाला क्वेश्चन है। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी apparatus। तो इसका भी क्वेश्चन जो आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन टेस्ट में मिलेगा।
तो इसका आपको मैं याद भी करवाता हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर जो मुझे बताएँ 22 का 22 लिखें स्लैश देके करेक्ट आंसर ए, बी, सी, डी जो भी है या फिर जो सही ऑप्शन आपको लग रहा है वो ऑप्शन लिखना है तो वो लिख के मुझे कमेंट करें। इसका मैं नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। व्हिच सिस्टम रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली? कौन सा सिस्टम है जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्स करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, नर्वस सिस्टम करता है, सर्कुलेटरी या रेस्पिरेटरी? तो आप लोगों को पता होगा कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी अगर मुझे कोई थप्पड़ मारेगा मुझे दर्द होगा, ये मुझे एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला है। तो इसके ऊपर कौन से सिस्टम ने काम किया? तो भाई मेरे नर्वस सिस्टम ने मेरे दिमाग तक जो है वो सिग्नल पहुंचाया कि उस्मान को किसी ने चांटा मारा है। ठीक है, बी इज अ करेक्ट आंसर। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द तो नहीं है, एरोबिक रिस्पिरेशन रिक्वायर्स। एरोबिक, देखिए वर्ड आ गया एरोबिक मतलब हवाई, हवाई, एयर। तो एरोबिक आ गया तो समझ लो एयर। तो जी ऑक्सीजन चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या वाटर। देखो जब भी एरोबिक का वर्ड आ जाए तो हमें पता है जी वो काम ऑक्सीजन के अंदर होने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस आंसर क्वेश्चन का? ए। ए इज द करेक्ट आंसर। एरोबिक मतलब एरोबिक रिस्पिरेशन वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, एनएरोबिक वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। एरोबिक का जो भी वर्ड होगा वो ऑक्सीजन के लिए होगा, या तो एनाएरोबिक होगा या एरोबिक होगा। सॉरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी की करेंसी कौन सी होती है? तो करेक्ट आंसर इसका जल्दी जल्दी बताएं। डीएनए होता है, एटीपी होता है, आरएनए होता है या ग्लूकोज होता है? तो करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास प्यारा सा एटीपी। एटीपी जो है वो हमारी जो सेल की है एनर्जी करेंसी कहलाती है, एटीपी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्बेशन है, एक गैसेस एक्सचेंज है, ट्रांसपोर्ट है या फिर स्टोरेज है? देखिए हमारे जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनके ऊपर एक इस तरह से स्ट्रक्चर बने होते हैं, किडनी रिलेटेड के तरह के। ये तो बहुत बुरी बना है, लेकिन कुछ इस तरह से होते हैं और इधर से ये मिले हुए नहीं होते। ये इस तरह से होते हैं, ठीक है, समझ आए। तो इसमें से जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधा एब्जॉर्ब करता है, CO2, 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 एंड जो एक्सक्रीट करता है वो होती है हमारी O2, ऑक्सीजन। सही है। तो ये वाले जो होते हैं इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टोमेटा, और ये वाले जो सेल्स होते हैं इनको कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो स्टोमेटा को सेल्स कवर करते हैं उनको क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स करते हैं। और इसमें से ये भी एक क्वेश्चन होता है कि फ्लैसिड कब होते हैं? तो ये पोटेशियम के ये जो मिनरल होता है इसके ज़रिए ये ओपन और क्लोज़ होते हैं, इनके ज़रिए, और लाइट की प्रेज़ेंस और एब्सेंस की वज़ह से भी ये ओपन एंड क्लोज़ हो जाते हैं। और इनमें से क्वेश्चन आता है फ्लैसिड होते हैं तो ये बंद हो जाते, खुले होते हैं या बंद होते हैं, और बल्क हो जाते हैं तो ये बंद कर देते हैं। इस तरह से इनका क्वेश्चन्स आते हैं, तो इनको लाज़मी स्टडी करिएगा, स्टोमेटा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी स्टडी कर रहे हो तो ये लाज़मी पता करिए। ये भी आपका स्ट्रक्चर जो है बॉटनी में से क्वेश्चन आया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसका मैंने करेक्ट आंसर बता दिया है ना, तो ये करेक्ट आंसर है गैसेस एक्सचेंज। अगर नहीं, क्वेश्चन नंबर 27 है ट्रैकिया बिलोंग्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम, आगे सिस्टम लगाते जाएं, ठीक है, बिलोंग्स टू डैश सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी या नर्वस सिस्टम, कौन से सिस्टम से ट्रैकिया बिलोंग करती है? तो देखिए ट्रैकिया को हम लोग एक और भी नाम देते हैं, इसका एक और नाम भी होता है जो है विंड पाइप, को कहते हैं विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप का अगर कहते हैं तो ये हमें कंफर्म पता है कि अगर विंड पाइप कहते हैं तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड होगी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। फंक्शंस ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम जो है इसके एक और भी होती है जाइलम, जाइलम वेसल होती हैं और एक फ्लोएम वेसल्स होती हैं। जो जाइलम होती है वो प्लांट में पानी को रूट से पूरे पौधे में लेके जाती है, प्लांट वाटर को, ठीक है, वाटर को ऊपर लेके जाती है, ऊपर ही लेके जाती है मोस्टली। लेकिन जो फ्लोएम होती है ये जो हमारा पौधे का फूड होता है उसको
पूरे प्लांट्स में एक जगह से दूसरी जगह पे लोकेट करवाती है। मतलब ये अगर पौधा है तो उसमें जो यानी अगर ये फूड यहाँ पे पत्तों में बना है तो वो फूड स्टेम में कैसे आएगा, वो फूड रूट्स तक कैसे जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है सब जगह जाता है फूड तो वो फ्लोएम के ज़रिए जाता है। तो ये काम आती हैं फूड ट्रांसपोर्ट के। अगर यहाँ पे जाइलम लिखा होता तो ए आंसर होता वाटर ट्रांसपोर्ट, लेकिन फ्लोएम जो है हमारे पास फूड ट्रांसपोर्ट के लिए काम आती हैं। मेजर वो होता है लेकिन सपोर्ट भी करती हैं जब ये सिकुड़ जाती हैं, ज़्यादा तो जाइलम ही होती है। खैर, फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसफर के लिए, ये भी आपका बॉटनी में से है तो बॉटनी लाज़मी है, पढ़नी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ऑस्मोसिस इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन या सोल्यूट मूवमेंट या फिर पंप एक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसका हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है, लेकिन फ्रॉम अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये चीज याद रखें, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में यही फर्क है डेफिनेशनों में कि जो हमारी डिफ्यूजन है वो बिना किसी मेम्ब्रेन के होती है और ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पानी जो गुजरता है उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन मेनली अकर्स थ्रू। रिस्पिरेशन जो है वो किससे मेनली अकर होती है, तो रिस्पिरेशन जो होती है हमारे पास वो होती है सॉरी ट्रांसपायरेशन, रिस्पिरेशन नहीं है ट्रांसपायरेशन। तो वो होती है स्टोमेटा के जरिए। वही स्टोमेटा जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, वहां से वाटर वेपर्स ट्रांसपायरेशन जो होता है वो वाटर की वेपर्स जो होती हैं वो प्लांट में से निकलती हैं। तो वो भी स्टोमेटा के जरिए ही निकलती हैं। गैसेस के साथ साथ वाटर वेपर्स भी निकलती हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। इसका एक और भी वर्ड होता है गुटेशन। गुटेशन ही होता है वो टॉप ऑफ द रूट, जो पत्तों की टॉप होती है ना, टिप, उसमें से पानी निकलता है, उसको गुटेशन कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो करेक्ट आंसर इसका है स्टोमेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? डार्विन ने की थी, हुक्की ने की थी, शेल्डन शिवान ने की थी या मेंडल ने की थी? तो करेक्ट आंसर आप लोगों को सबको इसका तो पता ही होना चाहिए क्योंकि ये एक 9 क्लास की बुक का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। वैसे फर्स्ट ईयर इंटर में भी है। सी इज द करेक्ट आंसर, शेल्डन एंड शिवान। और इसमें एक और भी था, रिडोल्फ विर्चू, नहीं वो नहीं था, वो भी था रिडोल्फ विर्चू ने भी तीसरा पॉइंट दिया था। खैर, तो ये अहम थे, शेल्डन एंड शिवान ने सेल थ्योरी दी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मेन सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की मेन सोर्स क्या है? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है या फिर सॉइल है? देखिए सनलाइट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है प्लांट में। तो सनलाइट अगर होगी तभी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। फोटो इसका नाम भी इसीलिए रखा गया है फोटो। फोटो मीन्स लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33। गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल। ये लोग वो क्वेश्चन भी आ गया जो मैं पीछे बता रहा था। गार्ड सेल्स जो होते हैं, ये वाले जो गार्ड सेल्स हैं, यार ये पेन नहीं सही चल रहा है। गार्ड सेल्स, ये वाले जो गार्ड सेल्स हैं, ये ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये मैंने पहले बताया था। ट्रांसपोर्ट के लिए काम कहाँ आएंगे ये वाले? फोटोसिंथेसिस में भी ये काम नहीं आते हैं और हमारे पास एब्जॉर्बेशन के लिए भी नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। माइटोसिस प्रोड्यूस। माइटोसिस, देखें एक वर्ड और भी होता है मियोसिस, माइटोसिस, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस बोला है। तो गैमेट्स, टू आइडेंटिकल सेल्स, प्रोटीन या फूड। देखिए मियोसिस होता है तो हमारे पास गैमेट्स, मियोसिस जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और माइटोसिस जो है आइडेंटिकल सेल्स करते हैं। यानी अगर ये वाला सेल है, ये 2n है, तो इसके जो डॉटर सेल्स इसमें से बनेंगे वो भी 2n ही होंगे। ये भी 2n होगा और ये भी 2n होगा। ये है हमारे पास मियोसिस। ये हमारे पास माइटोसिस है, सॉरी। और मियोसिस में क्या होगा कि ये 2n होगा लेकिन जो इसके डॉटर सेल्स बनेंगे वो nn होंगे, यानी जो है वो गैमेट्स होंगे। तो खैर ये आप लोगों को पता होगा, बेसिक सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। प्लांट सेल्स डिफर बाय द प्रेजेंस ऑफ। प्लांट सेल्स जो हैं वो डिफर करते हैं किसकी प्रेजेंस से? न्यूक्लियस की वजह से, सेल वॉल की वजह से, या साइटोप्लाज्म या मेम्ब्रेन? तो करेक्ट आंसर है सेल वॉल। यानी एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। न्यूक्लियस दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में होती है और सेल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन्स दोनों में होती है, प्लांट में भी एनिमल में भी। जो अलग चीज करती है इसको वो होता है सेल वॉल।
तो करेक्ट आंसर है इज अ करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इंक स्प्रेड इन वाटर ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या फिर एवापोरेशन। तो करेक्ट आंसर है डिफ्यूजन। देखिए हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे इंक की ज्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ से यहाँ आ रही है, तो ये लोअर कंसंट्रेशन में आ रही है, तो इंक जो स्प्रेड करती है वो डिफ्यूजन के जरिए करती है। ऑस्मोसिस क्यों नहीं होगा, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं लगी हुई है कि वो यहाँ से आए, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। फिन्स फिन्स, मेरी आवाज शायद खराब हो गई है। फिन्स FERNS, फिन्स एंड मोसिस डिफर बिकॉज जो फिन्स और मोसिस होते हैं ये क्यों डिफर करते हैं। बोथ यूज स्पोर्स। फिन्स वेस्कुलर और मोसिस जो है वो नॉन वेस्कुलर होते हैं, वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर, ये बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है। ये हमारे पास जो है प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में से है, तो इसको लाजमी पढ़ना है। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ लोगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मॉइस्चर मॉइस्चर नीड, मॉइस्चर नीडेड की वजह से ये दोनों अलग हैं, या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये सारी जो टर्म्स हैं आपको बड़ा मुश्किल लग रही होंगी कि अल्टरनेशन ऑफ जम्स क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर क्या है, मॉइस्चर चलो एक अलग चीज है ये, लेकिन ये तीन जो टर्म्स है ये प्लांट किंगडम की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप मैम रितु रतेवाल का जो लेक्चर है उसका ओल्ड लेक्चर, रितु रतेवाल इंडियन लेक्चर है, वो आप देख लें, अनअकैडमी के ऊपर पुराना लेक्चर, तो आपका ये वाला चैप्टर जो है वो प्लांट किंगडम क्लियर हो जाएगा। उसका बस स्टार्टिंग वाला पार्ट देख लें जिसमें वो क्लासिफिकेशन सिखाती है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। मैंने भी वहीं से पढ़ा था, ये आप लोगों के लिए अगर सीखना चाहते हैं। खैर इसका करेक्ट आंसर है बी। वेंस वेस्कुलर होते हैं और जो मोसिस हैं वो नॉन वेस्कुलर होते हैं, वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, इसकी बेस पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, आरबीसीज कैरी कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड या न्यूट्रिएंट्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इसका प्यारा सा सी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन एंड सम टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। सम टाइम्स भी लगा लेंगे, सम कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये मोस्टली 97% तो ऑक्सीजन जाती है और थोड़ा सा मिकदार जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की भी जाती है के साथ। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंजाइम्स आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि इंजाइम्स क्या होते हैं नेचरली। तो इस तरह से करें कि 39 ऐसे लिखें, 39 एंड स्लैश लगाएं, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप मुझे लिख के बताएं कमेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। मोस्ट डाइजेशन अकर इन, मोस्टली जो डाइजेशन है वो कहाँ अकर होती है, माउथ में होती है, स्टमक में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। जो सबसे ज्यादा जो डाइजेशन, मजे वाली डाइजेशन जहाँ पे फूड रियली ब्रेक होता है ना, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नीड कर होते हैं मैक्रो, सॉरी मैक्रो, स्मॉल अमाउंट या लार्ज अमाउंट, ट्रेसेस या नेग्लेजिबल। देखिए मैक्रो है वर्ड, मैक्रो मतलब बड़ा, तो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। स्मॉल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें स्मॉल अमाउंट में नीडेड होते हैं, तो उसके लिए ए हो जाएगा। लेकिन एक और भी होते हैं ट्रेसेस न्यूट्रिएंट, ट्रेसेस में सिर्फ ट्रेसेस छोटी सी मिकदार में चाहिए होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी इज अ करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। करेक्ट मैच इज, मैच बताना है करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फैट्स एंड फैटी एसिड्स, प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स, विटामिन एंड अमाइनो एसिड्स। तो इसमें करेक्ट मैच जो है वो बताना है, लेकिन ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा मुझे गलत लगा, और गलत भी है। देखें इसमें पूछा जाना चाहिए था इनकरेक्ट मैच, ये मैंने उसी तरह से पेपर में से लिखा है, ताकि आप लोगों को अगर कोई चीज़ गलत आई है तो वो भी मैं बताऊं, कैसे गलत क्वेश्चन भी मिस प्रिंटिंग की वजह से हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन होना चाहिए था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है, देखें कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज आएगा तो ये करेक्ट है, आपके पास फैट्स में फैटी एसिड्स होंगे तो ये भी करेक्ट है, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होंगे तो ये भी करेक्ट है, यानी ये दोनों चीजें मैचिंग है। लेकिन विटामिन्स के साथ अमाइनो एसिड का कोई मैच नहीं है, तो ये करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर डी है। अगर इसको क्वेश्चन सही बनाए, इसमें होना चाहिए था इनकरेक्ट, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा गलत था। पता नहीं इसका आईबीए ने हमें ग्रेस मार्क्स दिया है या गलत हुआ है, ये मुझे नहीं पता है। तो खैर ये गलत था क्वेश्चन, वहां पे भी गलत था और यहाँ पे भी गलत है। आगे चलते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। कलर चेंज ही कर लेते हैं। 43 है एंजाइम स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स ऑन। एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है यानी वो सिर्फ कुछ ही जो है हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे करती है, पीएच पे करती है, एक्टिव साइट या फिर कंसंट्रेशन। तो इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है सी, एक्टिव साइट। यानी जो ये अगर एंजाइम है तो इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो इस एक्टिव साइट की बेस पे डिपेंड करती है कि ये किस तरह की है। ये अगर इस तरह की होगी तो इसमें इस तरह का ही आएगा, अगर इस तरह की होगी तो इस तरह का आएगा, अगर इस तरह की होगी तो इस तरह का आएगा। शेप्स पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है क्लोरोफिल इज फाउंड इन। क्लोरोफिल जो है वो किस में मतलब मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर हमारे राइबोसोम में। देखिए क्लोरोफिल जो होता है वो पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और ये जिस ऑर्गेनेली में होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। आगे चलते हैं। अच्छा ये भी करैक्टर है क्लोरोप्लास्ट जो है, इसके ऊपर भी पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ है जो एनिमल और प्लांट को अलग करती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है सेल वाल की जगह पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। वायरसेस आर सेल्यूलर, नॉन सेल्यूलर, प्लांट या फिर फंजाई। तो करेक्ट आंसर है बी, नॉन सेल्यूलर होते हैं। इनमें ना तो कोई भी सेल वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है, बस एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसका नाम नहीं मैं लूंगा क्योंकि आगे इसके ऊपर क्वेश्चन है, और अंदर इसमें डीएनए या आरएनए होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, मैंने करेक्ट बता दिया। 46 है क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। क्रोमोसोम्स जो हैं वो फाउंड होते हैं किसमें होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया या सेल वाल। तो करेक्ट आंसर इसका बताएं कि किधर प्रोड्यूस मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम जो इस तरह से होते हैं एक्स एंड वाई। तो करेक्ट आंसर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जाहिर सी बात है डीएनए के अंदर, यानी वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे, डीएनए से बने होते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है ग्लूकोज इन प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है, प्लांट्स में पूछा है, एनिमल्स में नहीं पूछा है। सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या फिर फैट। तो करेक्ट आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर, स्टार्च की सूरत में होता है। अगर यहाँ पर हमारे पास एनिमल लिखा होता तो हमारे पास करेक्ट आंसर होता सी इज द करेक्ट आंसर हो जाता ग्लाइकोजन, लेकिन करेक्ट आंसर अभी बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि प्लांट पूछा हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। फीमेल गैमेट्स इन प्लांट्स। फीमेल जो गैमेट्स हैं प्लांट्स में वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। पोलन होता है, एग होता है, जाइगोट होता है या स्पोर होता है। फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, जी आप सही बोल रहे हैं, स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स आर फीमेल गैमेट्स, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। लाइट टू केमिकल एनर्जी प्रोसेस कौन सा होता है, यानी पूछ रहा है कि अगर लाइट से केमिकल एनर्जी में जा रही है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में हो रहा है, तो कौन सा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन या ट्रांसपिरेशन। देखिए लाइट एनर्जी जो सन की है और केमिकल एनर्जी जो कि फूड बनता है प्लांट के अंदर, तो मुझे ये समझ आ गया कि ये फोटोसिंथेसिस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जो वही रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। फैट्स जो है ब्रेक डाउन इनटू, फैट जो है वो किस में ब्रेक डाउन होते हैं, एमाइनो एसिड्स, फैट ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड या फिर ग्लूकोज या स्टार्च। तो करेक्ट आंसर है इसका बी इज द करेक्ट आंसर। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में होता है। ग्लिसरॉल इस तरह से 3 कार्बन शुगर होता है और फैटी एसिड्स जो है वो उसके साथ लंबी लाइंस होती हैं इस तरह से, तो इसमें ब्रेक हो जाता है फैट्स। और अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन का अगर यहाँ पे प्रोटीन होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, और हमारा जो ग्लूकोज में कौन सा होता है, स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज में होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। लिग्निन प्रोवाइड कलर, स्ट्रेंथ, एनर्जी या न्यूट्रिशन। जल्दी जल्दी बताएं, तो है वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस नहीं, क्या प्रोवाइड करता है, तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर है बी, द करेक्ट आंसर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। डब्ल्यूबीसीज फाइट इन्फेक्शन, फैट, शुगर या ऑक्सीजन। किसके साथ लड़ते हैं डब्ल्यूबीसीज, ये तो आप लोगों को पता होगा, तो करेक्ट आंसर है ए, इन्फेक्शन के साथ डब्ल्यूबीसीज लड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है फोटोसिंथेटिक सेल्स। फोटोसिंथेटिक सेल्स कौन से होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा या जाइलम सेल्स।
कौन से सेल्स हैं जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं? तो ये हमारे पास ए इज अ करेक्ट आंसर। पैरेनकाइमा जो सेल्स होते हैं ये फोटो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन से होते हैं? लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीएज या माल्टेज? तो करेक्ट आंसर है इसका, साफ सा नजर आ, प्रोटीएज। प्रोटीएज जो होता है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को प्रोटीएज कहा जाता है। और एज जो वर्ड होता है ये आप लोगों को पता है एंजाइम के लिए यूज होता है, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, ठीक है। लाइपेज मतलब लिपिड्स को प्रोड्यूस डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद माल्टेज जो है वो माल्टोज शुगर जो होती है उसको करता है। ओएससी जो होता है ये शुगर के लिए यूज होता है, और एएससी जो होता है वो हमारे पास एंजाइम के लिए होता है। तो राइटिंग पे मत जाइएगा, ये मेरी बहुत प्यारी राइटिंग है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। एनर्जी फ्रॉम फूड इज ऑब्टेन्ड बाय, एनर्जी जो है फूड में से किस प्रोसेस के जरिए ली जाती है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन या फर्मेंटेशन? कौन से प्रोसेस के जरिए हमारे पास एनर्जी ली जाती है फूड में से? तो वो करेक्ट आंसर है हमारे पास आप सबका चहीता, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिससे एनर्जी ली जाती है, और फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जिससे एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी, फूड एनर्जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है। रूट्स हेयर इंक्रीज एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड की एब्जॉर्बेशन इंक्रीज कर देते हैं, वाटर एंड मिनरल्स की, या फिर ऑक्सीजन एंड शुगर की, ऑक्सीजन की या शुगर की? तो करेक्ट आंसर है आपका बी इज अ करेक्ट आंसर। यानी ये आपकी रूट है, ये आपकी रूट है, और ये इस तरह से उसके रूट हेयर्स निकले होते हैं। तो ये आपकी इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वुलस या प्लेटिलेट? तो करेक्ट आंसर आप लोगों को पता है, ये किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है किडनी का। और न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम का है। एल्वुलस जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। प्लेटिलेट्स जो हैं वो हमारे ब्लड का एक पार्ट होते हैं, इस तरह से होते हैं, जो क्लॉटिंग करवाते हैं हमारे ब्लड को। क्लॉट जब बहता है, जब कट लग जाता है तो हमारा ब्लड जो है वो थोड़ी बोटियां टाइप बनना स्टार्ट हो जाता है, क्लॉट सा बन जाता है, उसको क्लॉट कहते हैं। तो वो क्लॉटिंग करवाता है, वो प्लेटिलेट्स होते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, इंसुलिन जो है अक्सर हम लोग कहते हैं ना, शुगर के पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा होता है, डायबिटीज का पेशेंट जो होता है, तो वो अगर नॉर्मली किससे प्रोड्यूस होता है? आप और हम तो नहीं ना ले रहे हैं, होपफुली जो भी आप वीडियो देख रहे हैं आपको भी इंजेक्शन नहीं लगता होगा इंशाल्लाह, लेकिन ना ही मुझे लगता है। तो ये हमारा जो बॉडी है फिर वो कहाँ से ले रही है? वो ले रही है पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज जिसको हम लोग लबलबा कहते हैं, उर्दू में लबलबा। पेंक्रियाज जो होती है वो इस तरह लीफ की शक्ल का होता है, इस तरह से करके, देन इस तरह, इस तरह से लीफ की शेप का होता है, इस तरह से इसमें से होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं लबलबा, जहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी कहते हैं लाइक ये आपके पेरेंट्स में कोई इंफॉर्मेशन थी, लाइक आपके पेरेंट्स के बाल भूरे थे यानी ब्राउन कलर था, ये आपके पेरेंट्स, तो ये आपके भी बाल ब्राउन हुए, तो इसको का हम लोग हेरिडिटी कहते हैं कि ये आपको गिफ्ट मिला है आपके पेरेंट्स से कि आपके जो हेयर्स हैं वो ब्राउन है। तो ए इज द करेक्ट करेक्ट आंसर नहीं है, सॉरी। क्रोमोसोम्स में होता है, जीन में होता है, सॉरी, हेरिडिटी यूनिट क्रोमोसोम होता है, जीन होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है? तो करेक्ट आंसर है इसका बी इज द करेक्ट आंसर, जीन्स। जीन्स जो है यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ बी, बी इज द करेक्ट आंसर, जो हेरिडिटी का यूनिट होते हैं, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। पैरासाइटिक एनिमल्स ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम, जो पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? पैरासाइट से, कार्निवोरस, हर्बीवोरस या ओमनीवोरस? उनको क्या कहते हैं वैसे? यहाँ यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था पैरासाइटिक एनिमल, लेकिन वो उन लोगों ने बता दिया है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, पैरासाइट्स। ए इज द करेक्ट आंसर, पैरासाइट्स। क्वेश्चन नंबर 61 है। लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन सा है? एनिमल का जो फाइलम है ये किंगडम एनिमल से क्वेश्चन है आपका, किंगडम एनिमल से। तो करेक्ट आंसर है, बताएं, कॉर्डेटा,
आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या फिर एनालिडा। तो करेक्ट आंसर है इसका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो ये हमारी मकड़ियाँ वगैरह जिस फाइलम में आते हैं ना, ये सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम से मुराद इसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी भी है और तादाद भी है। दोनों चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा है आर्थ्रोपोडा में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। वायरसेस प्रोटीन कोट, जो वायरसेस का जो प्रोटीन आउटर कोट होता है वो प्रोटीन का बना होता है, जिसका मैंने नाम पहले नहीं बताया था, तो उसका नाम बताना है आप लोगों ने। कैप्सिड होता है, सेप्टाल होता है, क्या नाम होता है जो ये बाहर वाला कोट होता है, उसको हम लोग कहते हैं कैप्सिड। ये इज अ करेक्ट आंसर। ये मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं अपनी जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन की हम लोगों ने सीरीज की है, उसमें सारे क्वेश्चंस को मैंने पहले से डिस्कस भी किया है और उनके ऊपर डिटेल सॉल्यूशन भी बताया है, टिप्स ट्रिक्स भी दिए हैं और उनका रीजन भी बताया है। तो वो वीडियोस आप देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसमें मैं जस्ट आपको रिव्यू करवा रहा हूँ कि पेपर कैसा आता है। इसमें मैं आपको डिटेल में चीजें नहीं बताऊंगा कि पेपर कैसा, मतलब इस क्वेश्चन का राज क्या है, इस क्वेश्चन को कहाँ से लिया गया है। ये बस मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ ताकि आपको हाव ना हो जाए। लेकिन अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है तो आपको चैप्टर वाइज़ चीज़ें देखनी होंगी। सिर्फ पास पेपर से आपका काम नहीं चलेगा। आपको चैप्टर वाइज़ टेस्ट देने होंगे। ऐसे आराम से आपकी तैयारी नहीं हो जाती है। तो टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ सॉल्व करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे पेड ग्रुप में मिल रही हैं। वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ वे में है। हमारी टीम आपको पर्सनली सपोर्ट करेगी और आपकी अच्छी सी तैयारी करवा के आपको नर्सिंग कॉलेज में छोड़ के आएँगे। सिविल हॉस्पिटल का नर्सिंग कॉलेज हो या फिर बॉयज़ का कोई भी नर्सिंग कॉलेज हो। उसका प्रॉपर मैं तैयारी आप लोगों को करवाऊँगा। तो इसके आउटर कोट को कहते हैं कैप्सिड। और एक और चीज़ जो लास्ट में आप लोगों को बताऊँगा इस पेपर के हवाले से, इसको कहते हैं कैप्सिड। और जो अंदर इनका होता है सिर्फ़ डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, उसको जेनेटिक मटीरियल कहते हैं। जीनोम, सॉरी जेनेटिक मटीरियल नहीं कहते हैं, उसको जीनोम कहते हैं, जीनोम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, वाइटल जेनेटिक मटीरियल। वाइटल जेनेटिक मटीरियल क्या होता है? सॉरी वायरल, मेरी आंखें खराब हो गई हैं। वायरल, वायरल का जेनेटिक मटीरियल का वो लो क्वेश्चन भी आ गया, जो अंदर उसके आरएनए या डीएनए होगा, इसको क्या नाम देंगे? डीएनए, आरएनए या फिर आरएनए और डीआरएनए और डीएनए और आरएनए या फिर प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर है सी। और का वर्ड को लाज़मी आप लोगों ने हाइलाइट करना है। इसमें ये भी हो सकता है आरएनए एंड, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा ना एंड डीएनए, तो ये भी आप लोगों का कुछ ऑप्शंस जो है वो गलत है। ये ना हो कि आप एंड वाला ऑप्शन लगा के आ जाए। एंड का मतलब देखिए, आरएनए एंड डीएनए, मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें डीएनए भी होता है और आरएनए होता है। ऐसा नहीं होता है। इसमें या तो डीएनए होगा एक टाइम पे या फिर आरएनए होगा। और का मतलब होता है या। तो देखें, या तो डीएनए होगा, अगर डीएनए नहीं है तो आरएनए होगा, या फिर अगर आरएनए है तो डीएनए नहीं हो सकता है। ठीक है? ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट को समझ के रखिएगा। इसमें हमारे पास डीएनए होता है या फिर और आरएनए होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने बड़े आराम से इसका कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि क्यों ऐसा होता है, उस वाली वीडियोस में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। बैक्टीरियल मूवमेंट अकर्स बाय, देखिए ये एक हमारे पास बैक्टीरिया है और एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, उसके ज़रिए बैक्टीरिया जो है वो मूवमेंट करता है इस तरफ या इस तरफ। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, सोडोपोडिया या फिन्स, क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। फ्लैजिला कहते हैं इस वाले को, इस स्ट्रक्चर को है जो है वो फ्लैजिला कहते हैं। और जो हमारे पास सीलिया होते हैं वो किस इस तरह से होते हैं, वो बॉडी की जो है आपस में उनको स्टिच करने के लिए यूज होते हैं। लाइक हमारी बॉडी के ऊपर आके स्टिक होता है बैक्टीरिया, वो सीलिया की वजह से होता है, जुड़ता है उसके साथ। सोडोपोडिया जो होता है वो अमीबा जो है मूवमेंट करती है, वो सोडोपोडिया से होते हैं। फिन्स के बारे में मुझे भी नहीं पता, ये मछली के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, किंगडम मोनेरा। मोनेरा जो वर्ड है, ऑर्गेनिजम्स आर, किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेल्युलर या नन। तो करेक्ट आंसर है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा में हम लोग आज के वक्त में इसको प्रोकैरियोट्स, किंगडम प्रोकैरियोटिक ऐसे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। मुझे अभी सही से नाम भी याद भूल गया है। प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और प्रोटॉक्टिस्टा, उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल, फंजाई और हमारे प्लांट्स के। और किंगडम प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया।
तो करेक्ट आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर, किंगडम मोनेरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली मेरी एनर्जी इस वजह से अभी थोड़ी डाउन हो गई है क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरा गला थोड़ा अब जवाब दे रहा है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 66 है, यूनिसेल्युलर ऑटोट्रॉफ्स या हेटेरोट्रॉफ्स। मोस्टली जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या फिर हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। वो किस में पाए जाते हैं हमारे पास? प्रोटोस्टा में पाए जाते हैं, मोनरा, प्लांटी या फंजाई। देखें यूनिसेल्युलर आ गया तो मतलब इसमें से प्लांट्स और फंजाई को हम निकाल दो। ठीक है, अब बचता है हमारे पास प्रोटिस्टा एंड प्रोटोक्टिस्टा। तो इसमें हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं। ठीक है, तो किंगडम मोनिरा में आते हैं। जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे पास या ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकता है या हेटेरोट्रॉफ्स भी है। पढ़ी है ना आप लोगों ने क्लासिफिकेशन, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। इम्यूनिटी प्रेजेंट एट बर्थ। कौन सी इम्यूनिटी है जो प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ? एडेप्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी? तो करेक्ट आंसर है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो आपकी एट द टाइम ऑफ बर्थ आपके साथ आपकी मदर आपको गिफ्ट करके भेजती है। और एडाप्टिव इम्यूनिटी वो होती है जैसे कि आप किसी बीमारी के साथ आप का उसके साथ मिलना-जुलना हुआ, देन आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनाई, ये आपके पास जो है वो एडैप्टिव इम्यूनिटी है। लेकिन इनेट इम्यूनिटी जो जनरल आपके पास ऑलरेडी जब आप पैदा हुए थे, आपके पास जिल्द थी, स्किन थी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो ये इनेट इम्यूनिटी है। सेकंड आपके पास नेचुरल किलर सेल्स पहले से ही थे, तो वो आपके पास इनेट इम्यूनिटी है, तो वो इनेट इम्यूनिटी होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। माउथ टू स्टमक ट्यूब, ये आपका माउथ है, ये आपका स्टमक है। बहुत ही बुरा स्टमक बना है लेकिन बन गया है। ठीक है, ये स्टमक है। बीच में ये जो ट्यूब इन दोनों को कनेक्ट करती है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होता है इसोफेगस। इसोफेगस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। फर्टिलाइजेशन अकर इन स्टमक, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब या यूट्रस? तो करेक्ट आंसर इसका बताना है कि फर्टिलाइजेशन जो है, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं कि हमारे पास जो हमारा मेल का स्पर्म सेल्स है वो ओवा में जाके इसके अंदर अटैच होता है। तो इस वाला प्रोसेस, जो ये वाला प्रोसेस है, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस कौन सी जगह पे होता है? स्टमक में होता है, मैदे में होता है? नहीं। ओवरीज जो है ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जैसे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टिस होते हैं, उस तरह से फीमेल की ओवरीज होती हैं। और इसमें नहीं होता है, यहाँ से तो एग प्रोड्यूस होता है। ये बोल सकते हैं कि एग जो है वो प्रोड्यूस होता है ओवरीज से। और उसके बाद होता है सी फेलोपियन ट्यूब। तो जी, फेलोपियन ट्यूब वो ट्यूब होती है जो यहाँ से इस तरह से इसको लेके, इस वाली ओवरी से भी लेके आपके पास ये बहुत ही बुरी चीज बन गई ये शक्ल, सॉरी। देखें, इस फेलोपियन ट्यूब जो होती हैं वो इस तरह से आती हैं, यहाँ से भी आती हैं, और फिर यहाँ पे ये हमारे पास होता है यूट्रस। दिस इज अ यूट्रस। ये वाली जो होती है यहाँ पे आपके पास ओवरी होती है, यहाँ पे ओवरी होती है। ये वाली जो ट्यूब होती है इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। फेलोपियन ट्यूब में हमारी जो फर्टिलाइजेशन है वो होती है। देन कुछ टाइम के बाद जो हमारा जाइगोट होता है या फिर उस टाइम पे ब्लास्टुला या फेस्टुला बन जाता है, वो आके यूट्रस की लाइनिंग के साथ अटैच हो जाता है। देन वो फिटस फिर हमारे पास आगे बेबी पूरा प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है एनिमल्स में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। हार्मोन्स कंट्रोल क्या करते हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन? तो करेक्ट आंसर है सी। जो हार्मोन्स होते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। रिप्रोडक्शन को भी करते हैं, ग्रोथ को भी करते हैं, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो सूटेबल आंसर है। इसमें हमें जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर। और इसको जो परफेक्ट जिसके कहते हैं बीसीक्यूज, बेस्ट क्वेश्चन आंसर को फाइंड करना था। ठीक है, बेस्ट को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, एसआई यूनिट बताना है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? जाउल, पास्कल, न्यूटन या वाट? कौन सा करेक्ट आंसर है? एसआई यूनिट यहाँ से, अच्छा जी यहाँ से हमारे पास अभी फिजिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, जाउल, पास्कल, न्यूटन या वाट?
तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो करेक्ट आंसर है सी। न्यूटन जो है वो फोर्स का एसआई यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 72 है एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का जो है वो फार्मूला होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस तरह से इसका फार्मूला बना मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर कहाँ है? बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये इस तरह से भी लिखा हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी इसी तरह का फार्मूला था, मीटर सेकंड और माइनस दे के 1, यानी मीटर पर सेकंड इनवर्स, इनवर्स इसको कहते हैं। तो इस तरह से भी अगर लिखा होगा तो ये भी इसी का फार्मूला है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन इसके ऊपर पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी फार्मूला हो सकता है जैसे ये वाला लिखा हुआ है। लेकिन ये वाला फार्मूला इसमें गलत है, यहाँ पे कुछ होगा बीच में जिस वजह से ये गलत करार दिया गया है। मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड का फार्मूला होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है यूनिफॉर्म मोशन मींस। यूनिफॉर्म मोशन की मतलब क्या है? चेंजिंग स्पीड, चेंजिंग डायरेक्शन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो करेक्ट आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। इक्वल डिस्टेंस तय करना सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी 1 मिनट में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड, यानी 5 मीटर भी आपने इस सेकंड में किया, 5 मीटर भी आपने दूसरे सेकंड में किया, 5 मीटर ही आपने तीसरे सेकंड में किया, लेकिन ये इंटरवल ऑफ टाइम वो भी 1 सेकंड, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 5 मीटर एक साथ है। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। और लॉन्ग स्टेटमेंट को भी आप एज अ हिंट यूज कर सकते हैं कि सी भी है ऑप्शन, और लॉन्ग स्टेटमेंट है तो मोस्टली यही आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, वर्क इज इक्वल टू। वर्क जो है वो किसके बराबर है यहाँ पे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पावर डिवाइडेड बाय टाइम, पावर इंटू टाइम, या फिर फोर्स इंटू टाइम। देखिए जो वर्क का फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस भी ले सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, तो करेक्ट आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर। और पावर का फार्मूला जो होता है वो होता है पावर इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये फार्मूला होता है पावर का। तो वर्क का अगर यहाँ से लेके जाए पावर इनटू टाइम, तो ये फार्मूला जो है ये भी वर्क का ही फार्मूला बन सकता है, यानी इसको अगर वर्क को ऊपर लेके जाएं, मल्टीप्लाई करें और टाइम के साथ, तो ये भी फार्मूला है वर्क का। और फोर्स इंटू टाइम ये तो नहीं हो सकते, लेकिन सी और ए में कंफ्यूजन है, लेकिन जो बेस्ट आंसर है वो ए है, क्योंकि सिंपल सा जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो यही है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 के ऊपर, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर। फंडामेंटल यानी बुनियादी सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या आयंस ओनली। तो करेक्ट आंसर सी है, लॉन्ग स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिंपल सी स्टेटमेंट है, अगर नहीं भी आता है तो ये भी ट्रिक लगा सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। अच्छा, इसका एक चीज मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज होती है, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सी चार्ज होती है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज होती है? अगर आप लोगों को पता है तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, विच लॉ डजंट गिव एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा लॉ है जो बाहर वाली फोर्स है जिसमें नहीं दी जाती जिसको? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, या लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। तो करेक्ट आंसर है डी। हम पढ़ते हैं ना कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम में किया जाता है जिसपे आउटर फोर्स ना लग रही हो, तो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 77 है नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर कनाल्स इन ईच एयर। तो हमारा जो एयर होता है, एयर के एनाटॉमी पढ़ेंगे अगर, तो एयर में सेमी सर्कुलर कनाल्स कितनी होती हैं? करेक्ट आंसर है सी, 3 कनाल्स होती हैं सेमी सर्कुलर, इस तरह से 1 2 3, ये 3 कनाल्स होती हैं। और सेमी सर्कुलर, सर्कुलर ये होता है, और सेमी सर्कुलर मतलब इसको आदमी से काटा हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो हमारे पास कितनी होती है? सी इज अ करेक्ट आंसर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होती है वो होती है, लेकिन इसको हम 10 लिखते हैं, लेकिन 9.8 जो है ये भी अप्रोक्सीमेटली ही है, यानी सही से तो किसी से भी मेजर नहीं होती है ग्रेविटी की वैल्यू। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। अच्छा देखें जो फिजिक्स के क्वेश्चन है ये कितने घुमाने वाले हैं, दो दो ऑप्शंस जो हैं वो सही हो रहे हैं एक एक क्वेश्चन में, तो इसमें हमें बेस्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो फाइंड करना है। ये चीज आप देखें, वेव्स दैट डजंट रिक्वायर मीडियम, कौन सी वेव्स हैं जिनको मीडियम नहीं रिक्वायर होता है? साउंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वाटर वेव्स या सिस्मिक वेव्स। कौन सी वेव्स हैं जिनको मीडियम नहीं रिक्वायर होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो मीडियम नहीं चाहिए होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय, टेम्परेचर जो है वो किस में मेजर किया जाता है, किस से मेजर किया जाता है? बारोमीटर, वोल्ट मीटर, थर्मोमीटर या एममीटर? तो करेक्ट आंसर है सी, थर्मोमीटर जो है इसके जरिए हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डबल इट्स मोमेंटम, देखिए मोमेंटम पूछ रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट की हम लोग वेलोसिटी जो है वो डबल कर दें और मोमेंटम क्या होगा? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ये मोमेंटम का फार्मूला होता है। अभी हमें ये चीज पता चली कि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, और कोई स्क्वायर के साथ नहीं है, किसी इस तरह की चीज के साथ नहीं है, डायरेक्टली है। तो अगर मैं वेलोसिटी को डबल करूंगा, टू टाइम्स कर दूंगा, इसको बढ़ा दूंगा, तो मोमेंटम जो है वो भी टू टाइम्स इंक्रीज होगा, तो ये डबल हो जाएगा, मोमेंटम आल्सो डबल, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। और अगर ये पूछता कि इसको हाफ करते हैं तो मोमेंटम भी हाफ हो जाता। क्वेश्चन नंबर 82 है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी इज, इन तीनों का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? तो इन सारों का जो यूनिट है वो सी है, और ये मैं अपनी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस अगर आप मेरी कोई देखें तो उसमें मैंने इस यूनिट पे बड़ा जोर दिया है कि ये आप लाजमी याद रखें, और देखें इस टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर। एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन बाय, एनर्जी जो है वो फोटोन की दी गई है। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल्स टू एच म्यू, ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, या ई इज इक्वल्स टू क्यू वी? तो करेक्ट आंसर है इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, ई इज इक्वल्स टू एच म्यू। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आप लोगों ने याद करनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और हमारे पास जो ये वाला है ये म्यू है, वी नहीं है, इसको म्यू कहते हैं, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी, ये करेक्ट आंसर है बी। और ये वाली जो है वो सिंपल एनर्जी की है, ये है जो है एनर्जी जो है वो हमारे पास बिजली के रिलेटेड जो हमारे पास चार्जेस की एनर्जी होती है उसकी होती है। और ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर जो है ये फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन की, इसके ऊपर लाजमी क्वेश्चन आता है कि फेमस आइंस्टाइन की जो क्वेश्चन होती है उसका नाम वो जो है वो है ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, तो इसका भी लाजमी पता रखना। क्वेश्चन नंबर 84 है, आइसोटॉप्स आर, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एटम्स विथ सेम मास, एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटम विथ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटम्स विथ डिफरेंट प्रोटॉन्स। तो करेक्ट आंसर है सी। देखें उनका ऐसे जो एटम्स होते हैं जैसे उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास चेंज होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम है इसका मतलब है उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम होते हैं, क्योंकि हम जो एटॉमिक नंबर देते हैं वो किसकी बेस पे देते हैं? वो प्रोटॉन्स की बेस पे देते हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो इनका सेम होता है, ठीक है, अब मैं लिख हो जाएगा सेम होता है। और डिफरेंट जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक मास उनका पता कैसे चेंज होता है? अब उसमें इसमें भी एक न्यूट्रॉन है, इसमें भी एक न्यूट्रॉन है, लेकिन इसमें जो है वो जीरो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन जीरो है, लेकिन इसमें एक न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो डिफरेंट है, इसमें जीरो है, इसमें वन है, तो इस वजह से इनका ओवरऑल जो एटॉमिक मास होगा वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा, एक का ज्यादा होगा, एक का कम होगा। तो ये चीज जो है वो टिपिकली इनको चेंज करती है, तो करेक्ट आंसर है वो सी इज अ करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 85, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, हीट जो है वो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी,
हॉट बॉडी टू हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो हमेशा ये तो सिंपल सी बात है कि हमेशा जो हीट है वो हायर यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, हायर जो चीज़ यहाँ पे गर्म ज़्यादा है वहाँ से वो मत हमारे पास जो चीज़ थोड़ी उसकी तरफ जाएगी, इस तरह से डायरेक्शन होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ऑन अनदर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लांटिंग, गैल्वेनाइजेशन, एलॉयिंग या फिर मेटलर्जी। तो करेक्ट आंसर है इसका इलेक्ट्रोप्लांटिंग बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें मुझे डाउट है, मुझे अभी सही याद नहीं आ रहा है, वैसे मैं इसका बी करेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट करके इसका सही बताना है आंसर, ग्लेविनाइजेशन है या फिर इलेक्ट्रोप्लांटिंग। मुझे अभी सही से याद नहीं आ रहा है कि इन दोनों में मुझे डाउट है। तो आप लोगों ने बुक में से देख के, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में से क्वेश्चन है, तो वहां से देख के मुझे कमेंट करके बताना है कि सर ये आपने सही बताया है या गलत बताया है। जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसके कमेंट को मैं लाइक करूंगा और उसको कमेंट करूंगा, या फिर उसका कमेंट जो है वो पिन कर दूंगा ताकि दूसरे बच्चों को पता चलता जाए। ठीक है, इसका जल्दी बता देना। क्वेश्चन नंबर 87 है, वेपोराइजेशन इज ऑलवेज फ्रॉम, वेपोराइजेशन जो है वो किस में से हमेशा होती है, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड या गैस टू लिक्विड। तो वेपोराइजेशन जो होती है ये हमारे पास वाटर है, लिक्विड में से गैस बनती है, तो इसको कहते हैं लिक्विड। मेरा ये वीडियो बनाते बनाते मेरा गला थक गया और गला बिल्कुल अभी बोला नहीं जा रहा है मुझसे। तो यार वीडियो को देखें, आप लोगों के लिए ये इतनी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक भी करें। एंड हमें सपोर्ट करने के लिए, अगर आप वाकई मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं थोड़ा फाइनेंशियली, क्योंकि ये वाला जो चैनल है मेरा ये मोनेटाइज नहीं है, इसमें से मुझे कोई अर्निंग नहीं आती है। तो अगर आप मेरा वाकई फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मेरा जो पेड सेशन है वो ज्वाइन करें, उसमें आपको फ़ायदा भी होगा और इससे मुझे भी हेल्प होगी और मुझे और मोटिवेशन मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आप लोगों के लिए काम करूँ। ठीक है? तो वो चीज़ें भी जो बनाते हैं हम लोग पेड़, वो आप लोगों के लिए ही बनाते हैं। इस पर मेरे इतने व्यूज़ नहीं आते हैं या फिर इतनी वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हुआ है कि मुझे इससे कोई अर्निंग आए। तो अगर आप वाक़ई मेरा अभी मुझसे बोला नहीं जा रहा है, तो ख़ैर आगे चलते हैं। अगर आप सोचना चाहें मेरे बारे में तो ये ऐसे सोच सकते हैं, इससे आपको भी बराबर का मुनाफ़ा होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ऐसा-वैसा मटीरियल डाला है। लेवल का मटीरियल होगा, एक अकेडमी है मेहदीज़ अकेडमी, उससे बहुत बेहतर आपको मटीरियल मिलेगा। वो 3 टू 5,000 इसका चार्ज कर रहे हैं, इसी सेशन का। बाकी आपकी मर्ज़ी। क्वेश्चन नंबर 88 है। इस जगह पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी 88 क्वेश्चन पे हैं हम लोग, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उसको वाक़ई मेरी वीडियो पसंद आई है और उसको फ़ायदा हो रहा है, तो वो यहाँ तक देख रहा है। ये चीज़ें मैं स्टार्ट में भी कह सकता था, वहाँ पे मैंने नहीं कही क्योंकि वहाँ पे मेरा जो रियली जिनको मेरा काम पसंद आया होगा वो वहाँ नहीं होंगे, यहाँ पे वो लोग होंगे जिनको मेरी वीडियो वाक़ई पसंद आई होगी। खैर मुझे आपसे काफ़ी उम्मीद है, निराशा नहीं कीजिए। डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी डिवाइस है जो यूज होती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, जनरेटर, मोटर या बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल या ट्रांसफार्मर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास जो चीज केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो वो होती है हमारे पास बैटरी। बैटरी जो होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो अपने पास केमिकल्स की सूरत में अपने पास सेव कर लेती है। देन जब हमें चाहिए होती है तो वो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है, केमिकल्स में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो है इलेक्ट्रिक सेल्स या फिर इलेक्ट्रिक बैटरी जो होती है वो ये काम करती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 89 की तरफ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द एम शेल। देखें, जब भी हम लोग शेल्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं, के फिर एल फिर एम। तो इसमें ऐसे होता है, ये वाला फार्मूला लगता है 2n²। तो पहला नंबर है 2 1 2 और 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 1 1 और 2 2 1 2। तो के में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस लिखता हूँ, इसमें होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, अब एल का 2 हो गया नंबर, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। 8 सेकंड में आ गए। ये मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया कि अगर आगे आपको एम की जगह एन भी पूछे, एम एन ओ पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो आपको आंसर आना चाहिए। ये ना हो कि आप गलत क्वेश्चन करके आ जाओ मेरी वजह से और मेरी वजह से सही करके आओ। बल्कि अब हमारे पास है, हम एम का फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, हमारा फार्मूले के मुताबिक 3 का स्क्वायर
और 2। अब 3 का स्क्वायर लें, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। देखें 3 का ये वाला स्क्वायर मैं लूँगा, मैं अब सिंपल करके बता रहा हूँ। 3 3 जा मतलब स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 3 इंटू 3। तो 3 3 जा हमारे पास क्या होगा 9 हो गया। 9 को फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, क्योंकि ये वाला फार्मूले में ये वाला 2 भी है। तो 9 2 जा 18, यहाँ ऊपर जाते जाएँ 18, तो करेक्ट आंसर 18। ठीक है? तो इस तरह से भी वैसे आप याद रख सकते हैं 2 8 18, लेकिन इस फार्मूला छोटा-सा फार्मूला इसको याद रख लेंगे, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर ज़िंदगी में तो उसके सॉल्व कर पाएँगे आप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सोडियम के जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 11। तो 11 की हम जो करेंगे वो इस तरह से होती है। 2 सबसे पहले वाले में 2 आ गए, फिर हमारे पास 8 आ गए। जैसे कि ये के में हमारे पास 2 आ गए, फिर एल में हमारे पास 8 आ गए। अब देखिए अब 2 और 8, 8 और 2 10। अब बचता है इसका एक जो नेक्स्ट वाला के एल एम होगा, एम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ही इज़ द करेक्ट आंसर। अगर इसको डिटेल में करेंगे तो वो आप लोगों को पता है 2 फिर 2 1 एस होगा, सबसे पहले एस पी डी एफ होता है। 2s2 2s2 फिर होगा 2p3 इस तरह से कर करके 2p2 फिर से 3s1 होता है। इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर डिटेल में करके दिखाना चाहूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें, अदरवाइज़ स्किप भी इस वीडियो को, इस पार्ट को कर दें। 2s1 सॉरी 2s2 फिर होगा 2p 2s शिफ्ट 2 और फिर होगा हमारे पास 2 2p6, फिर हमारे पास होगा 3s1। फिर एस में 1 नहीं आएगा क्योंकि 6 और 2 8, 2 और 2 4 और 6 10 और 11। ये इस तरह से ये वाली कॉन्फ़िगरेशन भी होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम वाटर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे? तो देखिए 18 ग्राम का पूछा है। वाटर का फार्मूला जो है वो होता है H2O। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 1 होता है। मल्टीप्लाई करें 2 के साथ 2 है, प्लस ऑक्सीजन एक ही एटम है और इसका होता है 16। 2 1 जा 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये हो गया इसका एटॉमिक मास। यानी एक मोल का जो है एटॉमिक मास है जो वाटर का वो होगा 18। तो 18 ग्राम है तो इसका मतलब हमारे पास ये 1 मोल है। 1 मोल जो बराबर होता है उसके एटॉमिक मास का जो इन ग्राम्स, एटॉमिक मास इन ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये स्टेशियोमेट्री जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से है। तो 1 मोल के बराबर है, तो यानी 1 मोल में हमारे पास 6.23 एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है 6.02 इंटू 10⁻⁻23। तो ये करेक्ट आंसर है। 1 मोल है तो 6.02 इंटू 10⁻⁻23 होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। विच ब्लॉक कंटेन द लेंथिनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथिनॉइड्स जहाँ से स्टार्ट होता है, लेंथिनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स जो होते हैं ये वैसे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में होते हैं, ये तो कंफर्म है। जो नीचे दो सीरीज नहीं ऐसे करके पीरियोडिक टेबल के नीचे दी गई होती है वहां पे होते हैं लेंथिनम। जो इसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है ये होता है लेंथिनम, और इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है एक्टिनम। वैसे ये यहाँ पे नहीं होते हैं, ये ऊपर होते हैं, फिर वहां से एक नीचे आता है, फिर एक नीचे आता है। लेंथिनम एंड एक्टिनम। एक्टिनम वाले की एक्टिनाइड, लेंथिनम वाले की लेंथिनाइड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चंस भी अच्छे से देखें, ये फिजिक्स केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 93 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इंक्रीज होती है, रिमेन कांस्टेंट होती है, डिक्रीज हो जाती है, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज होती है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इसका मतलब होता है कि नंबर जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपने तरफ खींचने की पावर। तो जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं तो जो एरिया होता है वो बढ़ता जा रहा होता है, बड़े होते जाते हैं, तो वो कम होती जाती है। तो डिक्रीज, डिक्रीज हो जाती है। करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 94 है द सिंपलेस्ट अल्केन, अल्केन का पूछा है, सिंपलेस्ट अल्केन जो है वो होता है CH4। सिंपलेस्ट अल्केन जो है वो है हमारे पास मीथेन, मीथेन का फार्मूला है ये वाला, तो सिंपलेस्ट अल्केन है। क्वेश्चन नंबर 95 है आइसोमर्स हैव सेम फिजिक, आइसोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स। तो करेक्ट आंसर है सी। देखिए इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम ही होता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट होती है। लाइक अब मैं इसकी एग्जांपल क्या ही दूं, ये दे देता हूँ इथेन की। तो देखें इथेन का फार्मूला होता है इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड इथीन, इस तरह से। ये हो गया हमारे पास इथीन, एक ऐसे होगा तो एच, अच्छा इसमें हम लोग Cl ले लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन। तो एक इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर ये भी तो पॉसिबल है ना, डबल कार्बन से इस तरह से। तो यहाँ पे इसके हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे इसके Cl लगाओ, यहाँ पे इसके हाइड्रोजन लगाओ और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ। ये दोनों बातें तो सेम ही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, तो इसको कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमरिज्म आप लोगों ने पढ़ी होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 96 है बेंजीन हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, C6H6 जो होता है ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। यानी इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो कार्बन एक यहाँ पे होता है, एक कार्बन 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 यहाँ और एक यहाँ। तो इस तरह से आपस में ये सारे के सारे डबल बॉन्ड होते हैं और एक एक इसके साथ यहाँ यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये होते हैं। वैसे इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, बहुत ही बुरा बना है नहीं यही सही है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखें 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन, 6 एंड 6 बीच में रिंग जो होती है कार्बन की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, विच वन इज अ मेटल, कौन सा है जो मेटल है, ऑक्सीजन, कैल्शियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो ये जो तीनों है ये नॉन मेटल है, लेकिन ये वाला जो है वो मेटल है, कैल्शियम जो है वो मेटल होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, जिंक इज क्लासिफाइड एज अ अल्कली मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल या फिर हाइलोजन। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, ट्रांजिशन मेटल। जिंक जो होता है वो ऐसे होता है ना, साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फेस कॉपरेट नहीं कॉपर जिंक। तो जिंक जो है वो लास्ट ट्रांजिशन मेटल है फर्स्ट सीरीज का, ठीक है। साइंस टीचर वो ये मुझे याद है थोड़ा सा, अभी तो ज़्यादातर भूलते ही ये चीज़ें। तो इस तरह से होता है, लास्ट जो होता है वो ट्रांजिशन मेटल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट एनर्जी कैन क्रिएटेड, एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसमिटेड, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट। तो इस तरह से कुछ नहीं होता है, सी इज अ करेक्ट आंसर। और ये लेंथी स्टेटमेंट से भी आप सही आंसर तक जा सकते हैं। हीट जो है वो ना बन सकती है ना टूट सकती है, ये जो है एनर्जी, सॉरी हीट नहीं एनर्जी, बस ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहती है, ये यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। एग्जाम्पल, सॉरी, एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कौन सी है जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की एग्जांपल है, कोल है, पेट्रोलियम है, सोलर एनर्जी है या नेचुरल गैस है। तो करेक्ट आंसर है सी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी की टाइप है। बाकी जो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है ये फॉसिल फ्यूल्स हैं और ये नॉन रीन्यूएबल की टाइप से। तो यहाँ तक आपका जो है एसटीएस बीएनएस के बीएसएन का जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया 2000 हमारा 26 का, 2000 सॉरी 25 का। और 2025 का पेपर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और अगर आप मेरा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट 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 लक। अगर आपने यहाँ तक देखा तो मतलब आप सिंसियर हैं अपनी स्टडीज़ के साथ। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो लास्ट में, ये आपको लास्ट में बोल रहा हूँ, तो आगे वाले पीछे वालों को नहीं ये चीज़ पता है, आप लोग लिख के कमेंट में मुझे लिखें गुड बाय, गुड बाय, ठीक है।
ये चीज़ आप लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे किस-किस ने यहाँ तक वीडियो देखी है। मतलब आप जो बंदे होंगे ना वो आप सिंसियर खुद के साथ बंदे होंगे तभी आपने पूरी वीडियो देखी। मतलब आज के बच्चे ना वीडियो देखते हैं, फिर कहते हैं हमारे मार्क्स वगैरह नहीं आते हैं। तो बच्चों पूरी अपना काम करें ताकि अपने पेरेंट्स का आप नाम रोशन कर सकें और अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा ईज़ी कर सकें। तो ये लास्ट अपॉर्च्युनिटी है, इसके ऊपर ज़रूर मेहनत करना और लाज़मी अपना एडमिशन ग्रैब्स करना एंड मुझे भी सपोर्ट करना। यहाँ तक देखा है मतलब आप मुझे सपोर्ट करने वाले हो, तो प्लीज़ थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं एक अच्छी-सी, प्यारी-सी, खूबसूरत-सी नई वीडियो के साथ। अभी तक यहाँ तक आपके लिए बस यही था, बाकी